हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का कॉन्सेप्ट बॉक्स में क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा मैम। और आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड में आते हैं डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज मोटा भाई, डबल स्टैंडर्ड, एंड आरएनए इज पतला भाई, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड वेरी अनस्टेबल। आरएनए को न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला गया? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं एंड एसिडिक बिहेवियर होता है इनका। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इनके पास फास्फोरस भी होता है एंड नाइट्रोजन भी होता है। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड में होता है एक फॉस्फेट ग्रुप H3PO4-। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाए। डीएनए हमारे एक एक सेल के अंदर 2 मीटर का होता है और ये 2 मीटर का डीएनए सुपर क्वाइल्ड होकर के हमारे छोटे से नैनोमीटर वाले सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है। तो इतना बड़ा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे आता है? ये उसी तरह से आता है जैसे एक लंबा सा थ्रेड, बहुत 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 बड़ा थ्रेड जिससे पूरा मोहल्ला आप नाप सकते हैं, वो एक छोटी सी रील में आ जाता है। हाँ, वैसे ही 2 मीटर का डीएनए सुपर क्वाइल्ड हो करके एक छोटे से हमारे सेल में आ जाता है। अगर आपकी बॉडी से पूरा का पूरा सेल निकाल दिया जाए और ट्रिलियंस ऑफ सेल से सारे के सारे डीएनए निकाल दिया जाए तो आप अब अर्थ से सन तक 61 टाइम्स जाके वापस आ जाएंगे। इतना डीएनए हमारा होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, फिर उसके बाद इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे उतरेंगे, बिल्कुल तोड़ तोड़ करके डीएनए को समझेंगे। 5 प्राइम 3 प्राइम सब कुछ डिटेल में समझेंगे और सेशन लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसे स्वाइप करते जाने से आपको कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एंड मैं गारंटी करती हूँ कि आपको पूरा सेशन बहुत अच्छे से ईजी वे में समझ में आएगा। बस ज़रूरत है आपके कंसंट्रेशन की। एंड सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्रेडरिक मिसर नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने एक पेशेंट था, उस पेशेंट ने क्या किया था कि बैंडेज लगाया था उसने, और उसने अपना बैंडेज खोल करके फिर डस्टबिन में डाल दिया था। तो डस्टबिन से इन्होंने उठाया वो बैंडेज और उसमें था पस सेल। पस सेल क्या होता है आपका? डब्ल्यूबीसी, डेड डब्ल्यूबीसी जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो मरे हुए, ठीक है। तो वो पस सेल लिया और उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर जब एग्जामिन किया तो इन्होंने क्या देखा कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? न्यूक्लिन। तो सबसे पहले डीएनए आरएनए को किसने देखा? फ्रेडरिक ने देखा। न्यूक्लिन नाम दिया उसका। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम डस्टबिन से क्यों उठाया? इसलिए क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था ना, ऐसे ब्लड किसी का लेना बहुत अनएथिकल वाली बात हो जाती है। भाई क्यों ले रहे हो ब्लड मेरा? हाँ, आजकल तो लोग ऐसे ही ब्लड देते हैं ना। सो फ्रेडरिक के बाद आए ऑल्टमैन। नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑल्टमैन ने फ्रेडरिक की बात को अल्टर किया। उन्होंने बोला भाई बात तो तुम एकदम चोखी कर रहे हो, बात तो एकदम सही कर रहे हो, लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो ये मटेरियल है ना, ये थोड़ा एसिडिक है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो ये क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था? फ्रेडरिक ने नहीं, किसने दिया था? ऑल्टमैन ने दिया था। इसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई इसके ऊपर, और डिस्कवरीज के बाद जो मेन जो डिस्कवरी आता है इसके बाद आता है रोजालिंड। फ्रैंकलिन का नाम आता है, फ्रैंकलिन। इन्होंने फिर फर्दर इसके बारे में डिटेल बताया कि भाई डीएनए हमारा ट्विस्टेड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने बहुत सी चीज़ें बताई, लेकिन कुछ चीज़ें थी इनके डीएनए के स्ट्रक्चर में जो लोगों के समझ नहीं आई, तो इनको उतना ज़्यादा ख्याति नहीं मिली। फिर इन्होंने अपने काम को यूं ही ऐसे रख दिया कि भाई चलो हो गया, अब तो कुछ हुआ नहीं। इनके काम का जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट मिला किसको? वॉटसन एंड क्रिक को। वॉटसन एंड क्रिक ने फर्दर इनके जो ढूंढे हुए वर्क थे उस पर वर्क किया और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की। चारगाफ के जो रूल थे उन सबको मिला करके, सब कुछ ऐड करके इन्होंने एक सुपर डुपर मॉडल बनाया। एंड जो डीएनए का स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं वो किसकी देन है? वॉटसन एंड क्रिक की देन है। तो एक ने उसकी थ्योरी बताई बट प्रेजेंट नहीं कर पाए सही तरीके से, और वहीं दूसरे वॉटसन एंड क्रिक ने उसमें और अपने चीज़ें ऐड करके, नॉलेज ऐड करके, और फिर उसका एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया। एंड इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1963 में।
ठीक है, तो ये रहा इसका हिस्ट्री, किस तरह से न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई। तो न्यूक्लिक एसिड में आ जाते हैं आपका डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए को कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। जैसे बहुत सारे शुगर है ना, लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, सबको हम क्या बोल देते हैं, एक तरह से क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो वैसे ही आपका डीएनए आरएनए ये सभी क्या है, डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ओके, ये मिलकर बने हुए होते हैं किसके, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के। जैसे बहुत सारे मोती, जैसे बहुत सारे मोती मिलकर के क्या बनाते हैं, एक माला बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, डीएनए और आरएनए बना रहे हैं। ठीक है, डीएनए है हमारा मोटा भाई, मतलब यहाँ पे जो बन रहा है आपका, यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे हैं वो डबल स्टैंडर्ड इस तरह से जुड़ रहे हैं, और जो आरएनए है वो हमारा पतला भाई है। तो मतलब जो माला बनेगी वो सिंगल स्टैंड की बनेगी। तो डीएनए है हमारा मोटा भाई और आरएनए है हमारा पतला भाई। ठीक है, मोटू एंड पतलू की जोड़ी। डीएनए को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम है, वन ऑक्सीजन लेस, किसमें, राइबोज शुगर में, वन ऑक्सीजन लेस इन कार्बन 2 ऑफ राइबोज शुगर। ठीक है, ये मैं अभी डायग्राम बना के बता रही हूँ। एंड आरएनए क्या है आपका, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका डायग्राम देख लेते हैं। जो राइबोज शुगर है वो हमारी पेंटोज स्ट्रक्चर है ना, पेंटोज। राइबोज शुगर क्या है, पेंटोज मतलब कार्बन 5 कार्बन मिलेंगे इनमें। तो ये अगर ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो इसकी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट साइड से, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे कार्बन 5। ओके, फिर ऐसे ही ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे कार्बन 5, CH2OH। नाउ ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। कार्बन नंबर 1 पे HOH है, यहाँ कार्बन 2 पे HOH है, लेकिन यहाँ क्या है, कार्बन 1 पे तो वैसा ही है, बाकी सब जगह सेम है स्ट्रक्चर, बस कार्बन 2 पे H और नीचे भी क्या है, H है। 1 ऑक्सीजन लेस, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेस हो गया। तो जो इनका राइबोज शुगर है, इसी की वजह से ये क्या है, डीऑक्सी है। ठीक है, जो शुगर है राइबोज शुगर वो क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब H2ON। H2O को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट, H2O को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट, एंड CN क्या है आपका, कार्बन। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा, CnH2ON। तो अगर यहाँ पे ये पेंटोज शुगर है तो कार्बन होंगे 5 और हाइड्रोजन होंगे 10, और फिर से ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 5। बट ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ इस केस में क्या है, फॉर्मूला तो C5H10O5 ही है, बट यहाँ फॉर्मूला क्या है, C5H10O4 है, एक ऑक्सीजन लेस है। तो इसका आपको राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए हमारा किससे मिलकर बना होता है, डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए या आरएनए दोनों ही क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। ठीक है, डीएनए का मोनोमर क्या है, मोनोमर ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के डीएनए बना है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है भाई, न्यूक्लियोटाइड किससे बना, हमने समझा कि एक माला जो है मोतियों
मोतियों से मिलकर बनी है। तो ये मोती किससे मिलकर बना है? तो अब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड को यूं समझो कि ये एक लड्डू है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक क्या है? एक लड्डू है। तो ये लड्डू किस किस चीज़ से मिलकर बना है? ये लड्डू मिलकर बना है आपका शुगर से। भाई देखो चीनी तो यहाँ भी लगेगी, हाँ, शुगर से मिलकर बना है। कौन सा शुगर? कौन सा शुगर? राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। डीएनए में कौन सा राइबोज? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर से मिलकर बना है। हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। और किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना है। नाइट्रोजन बेस ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। इसको मैं और थोड़ा चौड़ा करके लिख दूं। हाँ, ये हो गया नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस किससे मिलकर बना हुआ है? नाइट्रोजन बेस 2 तरह के होते हैं भाई, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर आते हैं आलू गोभी, आलू गोभी प्योर होता है ना। प्यूरीन के अंदर आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरीन के अंदर क्या आता है? एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन के अंदर क्या आता है? इस आलू गोभी को कट करो, CUT। एडेनिन, पिरिमिडीन में आएगा साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। याद रखिएगा थायामीन नहीं है, याद रखिएगा थायामीन नहीं है। थायामीन इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1 है थायामीन। सो पिरिमिडीन में क्या आएगा? कट, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। एंड प्यूरिन में आएगा एडेनिन एंड ग्वानिन आएगा, ठीक है। एडेनिन हमेशा, ये जो एडेनिन है, एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमीन एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। ग्वानिन हमेशा पेयर करता है साइटोसिन से। एडेनिन थायमीन के साथ पेयर करेगा विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करेगा विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किस केस में? डीएनए के केस में होता है, ये डीएनए के केस में होता है। भाई यूरासिल तो बच गया ना, तो यूरासिल का भी तो हम कुछ करेंगे। तो आरएनए के केस में क्या होता है? आरएनए के केस में क्या होता है? आरएनए के केस में एडेनिन अपना पेयर बदल देता है। भाई एडेनिन और थायमीन के बीच में ना सिर्फ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ही बची है, ठीक है, सिर्फ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो उसकी वजह से इनका जो प्यार मोहब्बत है वो थोड़ा कम है। तो भाई डीएनए में ये थायमीन के साथ पेयर था और इस थायमीन की वजह से ही इसको डीएनए को मोर स्टेबिलिटी मिलती है। एंड थायमीन आपका बहुत डीएनए आपका बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये बार बार चेंज नहीं होता। और यूरासिल की वजह से ये जो दूसरा पेयर इसने बनाया ना यूरासिल, ये क्या करता है? आरएनए को अनस्टेबल बनाता है, ठीक है। एंड ग्वानिन यहाँ भी किसके साथ पेयर करेगा? साइटोसिन के साथ, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। भाई इसको तोड़ना मुश्किल है, इस बॉन्डिंग को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस में क्या क्या था हमारा? प्यूरीन है, पिरिमिडीन है। प्यूरीन में आपका आलू गोभी प्योर होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। आलू गोभी को कट करो तो साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन इज पिरिमिडीन। प्यूरीन आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बाईसाइक्लिक होता है। बाईसाइक्लिक, नाम छोटा है लेकिन इसमें डबल रिंग होते हैं। और ये पिरिमिडीन आपका सिंगल रिंग्ड होता है, सिंगल रिंग्ड होता है। तीसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है इनमें? फॉस्फेट। क्या प्रेजेंट होती है? फॉस्फेट। फॉस्फेट का फॉर्मूला है H3PO4 माइनस, H3PO4 माइनस। न्यूक्लियोटाइड के बाद आपने एक और टर्म सुना होगा, न्यूक्लियोटाइड के अलावा एक और टर्म सुना होगा, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ये क्या होता है? ये है जैसे आप बेसन का लड्डू बनाते हैं ना, बेसन का लड्डू कभी कभी क्या बस बेसन और चीनी मिला के बना दिया लड्डू, हाँ, पानी मिला के, और कंजूसी कर लिया वहाँ पे। और न्यूक्लियोटाइड एक अच्छा बेहतरीन लड्डू कब बनेगा? जब आपने उसमें घी भी डाला। तो न्यूक्लियोटाइड कब होगा बच्चे? जब शुगर होगा, शुगर के साथ नाइट्रोजन बेसिस होंगे और बेसिस के साथ में होगा फॉस्फेट। तो ये तीनों चीज होगी तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। टाइड से याद रखो 3 बोल रहे हैं हम, टाइड है ना,
3 जैसा लग रहा है। और न्यूक्लियोसाइड में क्या है, हमने न्यूक्लियोसाइड में साइड हटा दिया किसको, फॉस्फेट को। भाई कंजूसी कर ली, हमने साइड हटा दिया किसको, फॉस्फेट को। तो न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोसाइड। इससे क्वेश्चन कैसा आएगा कि एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसाइन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है। तो एडिनोसाइन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। तो जहाँ पे साइन लगेगा, ठीक है, साइन लगेगा या डाइन लगेगा, वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। जैसे थाइमीडाइन पूछेगा कि थाइमीडाइन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है न्यूक्लियोटाइड है, तो थाइमीडाइन क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। ऐसे नाइट्रोजन बेस क्या है, एडेनिन है, थाइमीन है। अगर एडेनिन के साथ शुगर लग गया तो वो क्या हो गया, एडिनोसाइन। अगर थाइमीन के साथ आपका शुगर लग गया तो वो क्या हो गया, थाइमीडाइन। वो क्या हो गया, थाइमीडाइन हो गया, ठीक है। ऐसे साइटोसाइन हो जाएगा, ऐसे ग्वानोसाइन हो जाएगा, इस तरह से। जैसे एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आपने सुना होगा जो कि एटीपी बनाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गए, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब हम देख लेते हैं कि बॉन्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। अब जो लड्डू बनाया है तो किसी से तो जोड़ा होगा ना लड्डू, हाँ, मोतीचूर के जो लड्डू बनाए हैं वो जोड़े किससे हैं। तो आपका जो न्यूक्लियोटाइड बना है उनके बीच में बॉन्ड कौन कौन सा है। तो न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है हमारा। राइबोज शुगर के इस तरफ पे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है, और इस साइड में क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा है। तो न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर एक बॉन्ड प्रेजेंट है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे एक बॉन्ड प्रेजेंट है, और 2 नाइट्रोजन बेस किसी बॉन्ड से जुड़े हैं, उस वहाँ वो जो बॉन्ड हो गया वो क्या हो गया, नंबर 3। और 2 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसके थ्रू। तो ये हो गया नंबर 4। तो नंबर 1 बॉन्ड कौन सा है, नंबर 1 बॉन्ड कौन सा हो गया आपका, अगर शुगर ही सबके साथ जुड़ा हुआ है तो शुगर एक क्या है, शुगर एक क्या है, आपका वेटर है, ठीक है। शुगर क्या है, आपका वेटर है। इसको मैं थोड़ा ऐसे बना दूं तो सही होगा, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो शुगर क्या है, शुगर क्या है, एक वेटर है जिसने एक हाथ में क्या पकड़ के रखा हुआ है, फॉस्फेट, और दूसरे हाथ में क्या पकड़ रखा हुआ है, नाइट्रोजन बेस पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। एक वेटर है भाई, देखा होगा आपने, वेटर एक तरफ क्या पकड़ के रखा हुआ है, ग्लास में वाटर, और दूसरी तरफ क्या रखा हुआ है, स्नैक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहा है। तो शुगर अगर फॉस्फेट के साथ प्रेजेंट है तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फो ईस्टर, ठीक है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन रहा है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, नंबर 2 पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नंबर 3 पे 2 नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ये मिलकर कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में एडेनिन और थाइमीन के पास डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एडेनिन यूरासिल के पास डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, साइटोसिन एंड ग्वानिन के पास ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद चौथा जो बॉन्ड बन रहा है आपका, एक नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है, किससे, फॉस्फेट से। तो भाई इधर भी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बन रहा है, इधर भी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, तो 2 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। तो क्या हो गया, फॉस्फोडाईईस्टर, ठीक है। 2 फॉस्फोईस्टर बन रहे हैं तो क्या हो गया, फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स वाया फॉस्फेट से जुड़े हुए हैं 2 न्यूक्लियोटाइड। तो क्या हो गया भाई, फॉस्फोडाईईस्टर। कौन सा बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाईईस्टर। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो बॉन्ड हमने पढ़ लिया कि किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं इनमें। तो ये बॉन्ड की वजह से न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे से मिल जाते हैं और बनाते हैं आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा राइबोज शुगर है,
राइबोज शुगर फॉस्फेट से मिलकर जुड़ गया, किस बॉन्ड से, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से। बेस से मिलकर जुड़ गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। फॉस्फेट हमारा H3PO4 है। शुगर हमारा राइबोज शुगर आरएनए के केस में, डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए के केस में। बेस हमारा है प्यूरिन बेस एंड पिरिमिडीन बेस प्यूरिन बेस एंड पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन में हमारा एडेनिन एंड ग्वानिन आता है, और मैंने बताया था ये क्या होते हैं, बाईसाइक्लिक होते हैं। एंड इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा 1379 प्लेस पे, 1379 पोजीशन पे। ये है 1, ये 2 कार्बन हो गया, ये 3 प्लेस पे है नाइट्रोजन, 1 प्लेस पे है नाइट्रोजन, एंड देन 3, फिर ये 4, 5, 6, 7, ये 8 हो गया, और ये हो गया 9। एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमता और एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। तो 1, 3 एंड 7 एंड 9th पोजीशन पे ये होता है। ये हमारा अगर राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर हमेशा कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ होता है, किससे, प्यूरिन से और पिरिमिडीन से। ये क्वेश्चन आता है कि राइबोज शुगर हमेशा किस कार्बन से नाइट्रोजन बेसिस से जुड़ा हुआ होता है, तो किस कार्बन से, कार्बन 1 से। अगर ये प्यूरिन से जुड़ा है, तो प्यूरिन तो भाई आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर है, बाईसाइक्लिक है, तो ये इसके 9th नंबर नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ठीक है। प्यूरिन के केस में कार्बन तो आपका 1 रहेगा राइबोज शुगर में, और नाइट्रोजन कौन होगा, 9 नंबर वाला नाइट्रोजन होगा आपका इसका बेस का, ठीक है। एंड देन पिरिमिडीन के केस में क्या होगा, वो सिंगल स्ट्रक्चर है, तो हम कार्बन 1 से जुड़ेगा, कार्बन 1 से ये जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा, एंड किस नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा आपका नाइट्रोजन 1 से, नाइट्रोजन नंबर 1 से जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे है इसका नाइट्रोजन नंबर 1, ओके। और इसमें जो नाइट्रोजन होते हैं 1 एंड 3 होते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन होते हैं किस किस प्लेस पे पाए जाते हैं, 1 एंड 3 प्लेस पे नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 पोजीशन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेस होते हैं। इसके डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है इसको पहचानना। तो सबसे इजी बात है कि अगर डबल मेंबर रिंग है तो वो एडेनिन है, और अगर सिंगल है तो वो क्या है, डबल मेंबर रिंग है तो प्यूरिन है, और सिंगल है तो वो क्या है, पिरिमिडीन है। अब एडेनिन, थाइमिन, इन सबको आप कैसे पहचानेंगे, ये थोड़ा हम देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। यही डायग्राम में आप देखिए, यहाँ भाई हम सबका क्या देखेंगे, हेड देखेंगे। जैसे हम पुलिस वगैरह होते हैं ना, तो हम उनके सितारे देखते हैं, उनका टोपी देखते हैं, तो पहचान जाते हैं कि वो हवलदार है या किस ग्रेड का पुलिस है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका मुकुट देख रहे हैं। तो अगर हेड में NH2 है, ठीक है, अगर हेड में NH2 है तो वो क्या है, एडेनिन है। अगर डबल रिंग है और हेड में क्या है, NH2 है, तो वो एडेनिन है। अगर डबल रिंग है और हेड में O है, NH2 की जगह ऑक्सीजन है, तो वो क्या है, ग्वानिन होगा। थाइमीन कैसे फिर आपका साइटोसिन से स्टार्ट होता है, इधर एडेनिन ग्वानिन और इधर CUT। तो साइटोसिन ऐसे ही एडेनिन की तरह सबसे पहले जो पोस्ट मिलती है हेड पे, वो क्या लगता है, NH2 लगता है। उसके बाद क्या लगता है, ऑक्सीजन लगता है। इस तरह से इनकी पोस्टिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो NH2 सबसे पहले हेड में लगा तो एडेनिन है, ऑक्सीजन लगा तो ग्वानिन है। तो ऐसे ही पिरिमिडीन के केस में सबसे पहले NH2 लगेगा तो CH2 है, साइटोसिन है। अगर ऑक्सीजन लगेगा तो यूरासिल है। अब यहाँ थाइमीन पे भी ऑक्सीजन लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ एक अलग से मिथाइल ग्रुप भी है, ऑक्सीजन के साथ एक अलग से मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं प्यूरिन एंड पिरिमिडीन को। DNA इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इसका जो बैकबोन मिलकर बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, सुगर फॉस्फेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 2 लैडर खींची, इस तरह से 2 लाइन बनाई, तो ये वाला जिसको आप पकड़कर सीढ़ी चढ़ते हैं वही बैकबोन होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर यही दोनों लंबी लाइनें नहीं होंगी लैडर की, तो आप भी जो बेसिस हैं जिस पे आप चढ़ेंगे वो क्या हवा में बनाएंगे, नहीं ना। ये हेवन की सीढ़ी तो नहीं है कि हवा में टंगी हुई है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बैकबोन चाहिए। तो बैकबोन कौन है, ये और ये,
ठीक है, ये दोनों किससे मिलकर के बने हुए हैं, ये दोनों किससे मिलकर के बने हुए हैं, ये दोनों मिलकर बने हुए हैं आपके राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट से, राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बने हुए हैं। इधर भी राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है, और ये बीच में क्या है आपका नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस है, राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि डीएनए हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये तो हम जानते हैं। एडेनिन हमेशा पेयर करेगा इसमें थाइमीन के साथ, ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। यहाँ डायग्राम में देखिए ट्रिपल रिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब इसके अलावा हमको 5 प्राइम 3 प्राइम ये क्या होते हैं ये जानना है, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि भाई इसका लेंथ कितना होता है। अगर हम जैसे एक रस्सी पकड़िए, 2 रस्सी को आप रैप करना शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, 2 रस्सी पकड़िए और उसको घुमाइए, एक कंप्लीट ट्विस्ट देंगे, एक कंप्लीट ट्विस्ट देंगे तो यहाँ से लेके इस तरह से एंड होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वहाँ तक आने में एक कंप्लीट टर्न में 1 कंप्लीट टर्न है ये, तो 1 कंप्लीट टर्न में 1 कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर होंगे। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इधर एक बीच में होगा 5, फिर वैसे ही 6 7 8 9 10 बेस पेयर होंगे। और ये 10 बेस पेयर की जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर हम 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी देखें, 2 नाइट्रोजन बेस की दूरी देखें, तो भाई अगर 10 के बीच क्या है 34, 10 बेस पेयर मिला के कितना बना रहे हैं 34 एंगस्ट्रॉम का लेंथ बना रहे हैं, तो एक कितना बनाएगा बच्चे, 3.4 बनाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। भाई डिवाइड कर देंगे ना 10 से, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो इसको याद करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कितना बन जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, 2 बेस पेयर के बीच में जो दूरी है। एंड नैनोमीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो 3 प्राइम 5 प्राइम होते हैं वो क्या होता है। 3 प्राइम 5 प्राइम जो हम पढ़ते हैं, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो क्या होता है, तो मैं बहुत ही डिटेल में बना के बताऊंगी आपको। ये हमारा राइबोज शुगर है, एक्सक्यूज मी, चूँकि ये एंटी पैरेलल होते हैं तो इस तरफ राइबोज शुगर उल्टा होगा और इधर पे राइबोज शुगर आपका ऐसा होगा, ठीक है। अगर मेरे साथ आप बनाना सीखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्किप करके इसको आगे बढ़ सकते हैं, ये वाला पार्ट स्किप करके, ठीक है। ये हमारा हो गया राइबोज शुगर, ये हमारा हो गया राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर के साथ इधर पे क्या जुड़ा हुआ है, इधर पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। तो ये हमारा बैकबोन बन गया, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। सीढ़ी की बैकबोन हमने बना ली, सीढ़ी की बैकबोन हमने बना ली, दोनों तरफ से सीढ़ी की बैकबोन बन गई, ओके। ये हमारी बैकबोन बन गई। और बीच में हम क्या ऐड करेंगे, बीच में हम ऐड करेंगे आपका नाइट्रोजन बेस, ठीक है। बीच में हम ऐड कर रहे हैं नाइट्रोजन बेस ऐड कर रहे हैं, ओके। इस तरह से ये बनता है। अब देखिए सिंपल सा रूल मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यहाँ अगर ऑक्सीजन है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन पे आपका क्या है, फॉस्फेट है। अब ये फॉस्फेट फ्री है ना, आगे सीढ़ी कहीं ना कहीं तो बंद होगी। ये फॉस्फेट किसी और न्यूक्लियोटाइड से तो नहीं जुड़ा, आगे जुड़ना चाहिए था इसको, लेकिन ये किसी और न्यूक्लियोटाइड से अब नहीं जुड़ा है। तो चूंकि ये किसी और न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा है तो ये क्या है, ये वाला एंड इसका फ्री है, ठीक है, फ्री फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट जो है फ्री है, फॉस्फेट यहाँ पे फ्री है। कितने कार्बन पे फ्री है, कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 5 पे,
ठीक है, कार्बन नंबर 5 पे ये फ्री है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 5 प्राइम बोल रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 5 प्राइम। और यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5। अब ये सभी जुड़े हुए हैं, ये सभी इस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये फ्री है, ये आगे दूसरे फॉस्फेट से जुड़ता ना, ये आगे 3 वाला जो है ये दूसरे फॉस्फेट से जुड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दूसरे किसी फॉस्फेट से जुड़ा हुआ नहीं है। सो 3 प्राइम इसको बोलेंगे, ये क्या हो गया, 3 प्राइम हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल अब फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ऐसे ही इस साइड ये अगर O है तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, इधर से 1 2 3 4 5। अब ये 5 कार्बन वाला जो फॉस्फेट है ये फ्री है, ये किसी से फर्दर नहीं जुड़ा हुआ है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉस्फेट तो जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट तो आगे जुड़ा हुआ है इससे, फॉस्फेट तो आगे इससे जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट आगे जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन ये जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन अभी आगे जाके दूसरे फॉस्फेट से जुड़ता, बट ये क्या है, फ्री है, फ्री, ठीक है, कार्बन 3 जो है फ्री है, तो ये क्या हो गया, 3 प्राइम। और इधर क्या हो गया, 5 प्राइम। 5 प्राइम क्यों हो गया, क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4 5, ये फॉस्फेट अब फ्री है, ये इसका 3 तो इससे अटैच है, 3 नंबर कार्बन तो फॉस्फेट से अटैच है, लेकिन ये फॉस्फेट फ्री है। तो जो एंड फ्री होगा, 5th और 3 को ही काम पे लगाया है, 5th वाला काम पे लगता है और 3 वाला, 5th और 3 से जुड़े हुए हैं, तो जो एंड फ्री होगा 3 वाला या 5th वाला वही प्राइम वो बन जाएगा। तो इस साइड में क्या था, 5 वाला 5 कार्बन फ्री था बिल्कुल, और इधर 3rd कार्बन फ्री था, वो आगे किसी से नहीं जुड़ा था, इधर पे 3rd कार्बन फ्री था, इधर पे 5th कार्बन फ्री था, किसी से नहीं जुड़ा था। तो ये हो गया आपका 5 प्राइम 3 प्राइम, दूसरी तरफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हैंस दे आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। ओके, ये एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं। चारगाफ्स रूल, चारगाफ्स रूल, चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला था कि एडेनिन जितना होगा उतना ही, एडेनिन का अमाउंट जितना होगा उतना ही अमाउंट किसका होगा, थायमीन का। अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन, एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमीन, अमाउंट ऑफ थायमीन, ओके, एंड अमाउंट ऑफ guanine is equal to amount of cytosine, amount of cytosine। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर सीढ़ी बना रहे हैं तो एक तरफ एडेनिन है एक तरफ थायमीन है, तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमीन होगा ना, नहीं तो वो ऐसे तिरछी बन जाएगी ना। तो अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमीन होता है, ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। तो इससे क्या समझ में आया, एडेनिन ग्वानिन एक साइड है, मतलब प्यूरिन इक्वल टू, प्यूरिन जितने होंगे इक्वल टू पिरिमिडीन होगा, पिरिमिडीन होगा। देखिए इससे न्यूमेरिकल आता है, कैसे न्यूमेरिकल आता है मैं बताती हूँ। इन्होंने एक फार्मूला दिया था कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमीन इक्वल टू 1 होता है, मतलब प्यूरिन बाई पिरिमिडीन इक्वल टू क्या होगा, पिरिमिडीन बाई प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है, दोनों का सम, ठीक है, सम, प्यूरिन का सम और पिरिमिडीन जो है हमारे उनका सम क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 100% नाइट्रोजन बेस हैं, 100% नाइट्रोजन बेस हैं, तो प्यूरिन कितने होंगे, प्यूरिन कितने होंगे, जितने प्यूरिन होते हैं उतना ही पिरिमिडीन होता है, तो प्यूरिन कितने होंगे, प्यूरिन जितना होता है उतना ही पिरिमिडीन होता है। तो प्यूरिन हमारे पास कितने होंगे, 50% होगा, और पिरिमिडीन भी कितना होगा, 50% होगा। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन दोनों 50-50% हो गए। अब इसकी वजह से क्या है कि प्यूरिन अगर 50% है, मान लो इसमें एडेनिन कितना है, 30% है, ठीक है, एडेनिन 30% है, तो यहाँ पे थायमीन भी 30% हो जाएगा, बिकॉज एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन। और एडेनिन अगर 30% है तो 50 प्यूरिन है टोटल, तो ग्वानिन कितना होगा, 50 - 30 कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है।
क्या बोला मैंने कि एडेनिन 30% है तो ग्वानिन 20% होगा ना, तभी तो 30-20 मिला करके 50 होना चाहिए। हाँ, प्यूरिन टोटल 50% है, उसमें से एडेनिन दिया हुआ है 30%, तो माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ गया, ग्वानिन 20%। ठीक है, यहाँ पे साइटोसिन क्या आ जाएगा, ग्वानिन 20% है तो साइटोसिन भी क्या आ जाएगा, 20%। अब देखो इसको इस फॉर्मूले में डालते हैं, A+G इक्वल टू C+T इक्वल टू 1, देखते हैं 1 आता है कि नहीं। A+G हमारा क्या है, 30 + 20 और साइटोसिन क्या है, 30 + 20 इक्वल टू क्या हो गया, 50/50 इक्वल टू 1। ठीक है, आ गया, सही बात है। अब इन्होंने एक बात और कही थी कि अगर हम इफ़ A+T लेते हैं और C+G लेते हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 नहीं होगा। जैसे एडेनिन हमारा 30 है तो थाइमीन भी इधर कितना दिया है, 30, साइटोसिन हमारा 20 दिया है और ग्वानिन 20 दिया है, तो कितना हो गया, 60/40 हो गया। तो ये आया इक्वल टू 1, इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, 3/2 आ गया ना, तो इज़ नॉट इक्वल टू हमेशा 1 से कम आएगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इसमें पूछा जाएगा इफ़ एडेनिन, मान लीजिए पूछा गया इफ़ एडेनिन इज़ 20%, देन आपसे पूछा जाएगा कि भाई साइटोसिन कितना होगा, साइटोसिन क्या होगा। तो एडेनिन अगर 20% है तो देख के आप बता देंगे। प्यूरिन आपका कितना होगा, प्यूरिन कितना है, 50% है अगर, ठीक है, 100 है टोटल नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन 50% है, पिरिमिडीन 50% है, देख के आप बता दोगे। मैं अभी न्यूमेरिकल करके बता रही हूँ, अभी आप देख के बता दोगे ऐसे एक क्वेश्चन के बाद। प्यूरिन 50%, पिरिमिडीन 50%, ठीक है। तो एडेनिन हमारा 20% है तो ग्वानिन क्या होगा, 30%। तो ग्वानिन 30% है तो साइटोसिन क्या होगा, 30%। बस हो गया, आ गया ना, थाइमीन इक्वल टू 20%, सभी के रेशियो आ गए। ओके, तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डीएनए है किस तरह से हाईली क्वाइल्ड रहता है इसके अंदर। तो ये हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। हम जानते हैं कि सेल के अंदर जो मटेरियल पड़े हुए होते हैं वो क्रोमैटिन के रूप में पड़े हुए होते हैं। पहले जब सेल डिवाइड नहीं होने वाला है, जब सेल बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेज पे है, तो ऐसे ऐसे क्रोमैटिन पड़े होते हैं, जैसे मैगी एक बाउल में पड़ा रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर जो क्रोमैटिन है वो बिल्कुल उलझे से बिल्कुल ऐसे ही पड़े होते हैं। और जब उनको पता होता है कि भाई अब वो दूसरे घर जाने वाले हैं, डिवीज़न होने वाला है, तो वो बिल्कुल तैयार होकर बटरफ्लाई शेप ले लेते हैं। तो इस बटरफ्लाई शेप को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। तो पहले ये क्रोमोजोम क्या थे, क्रोमैटिन थे। तो चलो अब हम उल्टा देखते हैं। ये हमारे पास, हमने सेल देखा, हमको सेल में क्या मिला, क्रोमोजोम मिला। इस क्रोमोजोम को जब हम खोलना शुरू किए, ये क्रोमोजोम को आप ऐसे लीजिए जैसे ऊन का आपने यूं करके फोल्ड बनाया और तितली सा बना लिया, बनता है ना, धागे को हम ऐसे लपेट के बीच में बांध दें तो ये क्रोमोजोम बन गया। देखो बच्चे, एक बात याद रखना कि ये भी एक क्रोमोजोम है और ये भी एक क्रोमोजोम है। इसमें डीएनए कम है और इसमें डीएनए की कॉपी एक है। तो ये क्रोमोजोम हमने ले लिया। क्रोमोजोम को जब हमने खोलना शुरू किया, ठीक है, कोई एक फूल सा बना हुआ है, आप उसको क्या कर रहे हो, खोल रहे हो। तो अंदर ये खुलता जा रहा है। तो ये जब खोल रहे हो तो ये क्या है, क्रोमैटिन है। ये क्या है, क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन दो तरह का होता है, यू क्रोमैटिन एंड आपका हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन आपका क्या होता है कि थोड़ा सा लूजली पैक होता है। कहीं कहीं पे क्रोमैटिन ना थोड़े से लूजली, ऐसे ऐसे दूर ऐसे ऐसे लूजली पैक होते हैं। तो यहाँ से रेप्लिकेशन करना आसान होता है, तो यहाँ से mRNA बन जाता है, RNA बन जाता है, ठीक है, कोई भी RNA बन जाता है। लेकिन जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं, कहीं कहीं पे ना रस्सी बिल्कुल ऐसे उलझी हुई रहेगी, तो वो क्या हो गया आपका हेट्रोक्रोमैटिन। ये डेंसली पैक होते हैं तो यहाँ से कुछ नहीं बन सकता। तो ऐसे ही समझो कि मान लो ऊन का गोला है और उसको आप खोल रहे हो, तो कहीं कहीं पे बिल्कुल अच्छे से पैक है, वो लूजली पैक है, तो वहाँ से आप बीच में से खोल सकते हो। लेकिन कहीं कहीं पे इतनी ज़्यादा गिठान लगी हुई है कि वो उसको आपको खोलना मुश्किल है। तो वो क्या हो गया, हेट्रोक्रोमैटिन हो गया। इसको जब हमने और डिटेल में देखा, ठीक है, जो थ्रेड है उसको जब हमने और ज़्यादा खोला तो ये किस तरह से दिख रहे हैं, ये ऐसे क्रोमैटिन, फिर आपका उसमें क्या है,
आपका उसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। ये बीच बीच में क्या है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन, अगर इस तरह से सिर्फ क्रोमैटिन होते तो आपका डीएनए इतने छोटे जगह पे नहीं आ सकता था। तो क्रोमैटिन को हम बार बार पैक कर रहे हैं किसके सराउंड, हिस्टोन प्रोटीन के सराउंड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रील में पैक किया जाता है, तो समझो गोल सा रील है, और इस एक रील में जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इस हिस्टोन प्रोटीन में 200 बेस पेयर किसके हैं, डीएनए के, और ये दोनों जब मिल जाते हैं, एक ऐसा हिस्टोन प्रोटीन जिसके चारों ओर 200 बेस पेयर डीएनए के लगे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम यहाँ पे लगे हुए हैं ऐसे, और बीच बीच में जो इन दो न्यूक्लियोसोम को जो जोड़ने वाला क्रोमैटिन है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर क्रोमैटिन। उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर क्रोमैटिन बोलते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जब हमने और ज़्यादा खोला तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। अब देखो, न्यूक्लियोज जो हिस्टोन प्रोटीन है, उसको भी अगर खोला जाए तो हिस्टोन प्रोटीन आपका यूँ होता है, ठीक है। 5 तरह के उसमें क्या लगे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये है आपका H2A, H2B, ठीक है, H3, और चौथा उस तरफ है, ठीक है, वो आपको दिखेगा, उस तरफ जाके देख के आओ। चौथा उस तरफ है, जाओ जरा देख के आओ। चौथा एक ऐसा ही उस तरफ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, H4 बोल रहे हैं, H4 बोल रहे हैं, हिस्टोन 4 बोल रहे हैं। तो कौन कौन सा हिस्टोन है, H2A, H2B, इससे भी क्वेश्चन आता है, H3 एंड H4। 4 हिस्टोन है, और इस 4 हिस्टोन ऊपर, 4 हिस्टोन नीचे, तो ये क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। 4 ऐसे ही हिस्टोन, H2A, H2B, H3, H4 ऊपर, ऐसे ही नीचे H2A, H2B, H3, H4 नीचे। तो ये क्या बना रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं। और इस हिस्टोन के चारों ओर 200 बेस पेयर का क्या रैप है, 200 बेस पेयर का आपका डीएनए रैप है। 200 बेस पेयर का क्या रैप है, डीएनए रैप है। ये क्या है, 200 बेस पेयर का इसके चारों ओर डीएनए रैप है। तो डीएनए हमने क्या किया है, हमको बहुत बड़ा एक थ्रेड मिला है, हम क्या कर रहे हैं, उसको लपेटते जा रहे हैं, और बीच बीच में क्या कर रहे हैं, एक छोटी छोटी मोती लेके उसमें गिठान बांधते जा रहे हैं, ताकि वो और हाईली कंडेंस हो जाए, और हाईली कंडेंस हो जाए, ठीक है। अब हमने इसको और खोला जब, ठीक है, और ज़्यादा हम खोलते गए, तो इसके बाद हमको क्या मिला, ये हमको मिला डीएनए, ठीक है, ये हमको मिला डीएनए। और खोलते गए तो हमको इसके सारे सीक्वेंस देखने को मिल गए, और यही सारे सीक्वेंस मिल करके क्या बनाते हैं, इन सारे सीक्वेंस के अंदर कोड होता है, ट्रिपलेट कोड होता है, और इन्हीं से हमारे अमाइनो एसिड बनते हैं, इन्हीं से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, और इससे हमारा बॉडी कैरेक्टर बनता है, ठीक है। तो हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा कि भाई जो हम रैपिंग करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, हाँ फोल्डिंग करते हैं, तो सेल के अंदर हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को जब हमने खोला तो क्या देखा कि क्रोमैटिन है, और वो क्रोमैटिन 2 तरह का, यू क्रोमैटिन है और हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन आपका बिल्कुल कंडेंसली पैक होता है, उसमें उसको आप ना यूँ खोल के आराम से, जैसे ये डीएनए खोल लिया ना ऐसे करके, इस तरह से खोल के, और उसमें आप ये आरएनए नहीं बना सकते। इसके अंदर इसको और अनजिप करोगे तो आप इससे आरएनए निकाल सकते हो, ठीक है, आरएनए निकाल सकते हो, लेकिन उससे आप आरएनए नहीं निकाल सकते, क्योंकि बिल्कुल गिठान लगा हुआ है बीच बीच में। जो क्रोमैटिन है बहुत ही ख़राब क्रोमैटिन है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ हिस्टोन प्रोटीन है जिसके चारों ओर ये लिपटे हुए हैं, कितने, 200 बेस पेयर, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। एक और बात, ये देखो यहाँ पे तो हमने अलग अलग किया, यहाँ पे क्या है, ये सभी न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के पास आ गए हैं। न्यूक्लियोसोम क्या हो गए हैं, एक दूसरे के पास आ गए हैं। तो ये सभी न्यूक्लियोसोम और पास आ जाते हैं, जैसे ऊन के गुच्छे। सबको क्या किया हमने, सब में ऊन लपेट दिया और सबको एक एक पास रख दिया बिल्कुल इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और हिस्टोन 5 तरह का होता है, H2A, H2B, H3, H4, और एक और हिस्टोन यहाँ पे लगा होता है जैसे क्लिप की तरह। अब भाई 200 बेस पेयर उसके ऊपर लपटे हुए हैं, तो 200 बेस पेयर इजीली खुल ना जाए तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्लिप जैसा लगा दे रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उस क्लिप वाले हिस्टोन को क्या बोलते हैं, H1A,
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, H1 हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, H1 हिस्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज के क्लास में पढ़ा कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर आता है डीएनए आरएनए आता है। सबसे पहले खोज फ्रेडरिक ने की थी, न्यूक्लिन नाम दिया था, फिर अल्टमन आया, अल्टमन ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, फिर रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डिस्कवरी की, फिर वाटसन एंड क्रिक आए, उन्होंने इसका पूरा एक्स-रे डिफ्रैक्शन करके बहुत अच्छा डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंस देखना है तो मेरे चैनल पे इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से डिटेल में ये डिफरेंसेस दिया हुआ है। इसके अलावा हमने डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर पढ़े, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर पढ़ा कि डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है कार्बन नंबर 2 पे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। एंड देन फिर हमने पढ़ा कि डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और इसका मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना हुआ होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट से मिलके। शुगर इसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगा, नाइट्रोजन बेस प्यूरिन पिरिमिडीन है, एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमीन के साथ, ग्वानिन पेयर करेगा हमेशा साइटोसिन के साथ। प्यूरिन बाईसाइक्लिक होता है और यहाँ पे जो नाइट्रोजन होते हैं 1379 पोजीशन पे मिलते हैं, पिरिमिडिन में नाइट्रोजन 13 पोजीशन पे मिलते हैं। एडेनिन पेयर करेगा थाइमीन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और फिर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं। अगर शुगर और नाइट्रोजन बेस सिर्फ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। कौन कौन सा बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए में, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, शुगर फॉस्फेट के साथ जुड़ा है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़े हैं वाया फॉस्फेट तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। इसके बाद हमने पढ़ा 5 प्राइम 3 प्राइम इसका डायरेक्शन होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसका डायरेक्शन होता है। फिर हमने इसकी लेंथ पढ़ी थी, हमने इसकी थोड़ी सी लेंथ पढ़ी थी कि लेंथ इसका भाई 34 एंगस्ट्रॉम 10 बेस पेयर का होता है, तो एक बेस पेयर का कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंड नैनोमीटर में लें तो 3.4 नैनोमीटर 10 बेस पेयर का होगा तो एक बेस पेयर का 0.34 नैनोमीटर होगा। इसके बाद हमने चारगाफ रूल देखा। चारगाफ रूल ये कहती है ये प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, ए प्लस जी इज इक्वल टू जितना अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन, अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्वानिन। फिर इसका न्यूमेरिकल हमने देख लिया एंड देन फिर हमने इसकी सुपर क्वाइलिंग देख ली। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। आई होप यू लाइक द लेक्चर और कुछ समझ में आया होगा। अगर चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई must comment on comment box and don't forget to share, like and subscribe. Bye bye.